ये कहानी है एक लड़की की जिसे बचपन से उसका अपना अंकल अमीर लोगों की महफिलों में बुलाकर गंदी किताबें जोर जोर से पढ़ने पर मजबूर करता था। उसके लिए जिंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक नौकरानी और एक ठग की एंट्री होती है, और यहीं से शुरू होता है धोखे, प्यार और बदले का ऐसा खेल जहां हर नया ट्विस्ट पिछली सच्चाई को झूठ साबित कर देता है। आज हम जानेंगे द हैंडमेडन 2016 की पूरी कहानी। ये कहानी 1930 के दशक की है, जब कोरिया पर जापान का कब्जा था। ये वो दौर था जब जापानी लोग बहुत अमीर और ताकतवर माने जाते थे। इसी क्रूर और डार्क माहौल के बीच कहानी शुरू होती है एक युवा कोरियाई लड़की ओकजू से। वो अपने परिवार को अलविदा कहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकलती है। लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार ओकजू एक विशाल और रहस्यमयी महल में पहुंचती है। महल पहुंचते ही उसका स्वागत हेडमेड ससाकी करती है, जो बिना समय गंवाए उसे पूरे महल के बारे में बताने लगती है। फिर ससाकी उसे उसका असली काम समझाती है, लेडी हिडेको की हर जरूरत का ध्यान रखना और हर समय उसकी सेवा में मौजूद रहना। इसके बाद वो ओकजू को उसका कमरा दिखाती है, जो सीधे हिडेको के कमरे के सामने होता है, और फिर वहां से चली जाती है। अब ओकजू कमरे में अकेली होती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाकर अपने नए ठिकाने को देखने लगती है। जिज्ञासा में ओकजू धीरे धीरे हिडेको के कमरे के दरवाजे तक जाती है और अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक सामने वाले कमरे से एक तेज आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ओकजू बुरी तरह घबरा जाती है। डर के मारे वो तुरंत भागकर अपने बिस्तर पर लौट आती है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। रात गहरी थी, ओकजू गहरी नींद में थी। तभी एक तेज चीख सुनकर वो चौंक कर उठी और गिरते पड़ते भागकर हिडेको के कमरे में पहुंची। हिडेको एक बुरे सपने से कांप रही थी। वो बताती है कि उसकी मौसी ने बाहर लगे चेरी के पेड़ पर जान दे दी थी, और कभी कभी चांदनी रात में उसी पेड़ पर उनका साया लटकता हुआ दिखाई देता है। ओकजू खिड़की की तरफ बढ़ती है और बाहर झांक कर देखने लगती है, और उसी पल हिडेको चीखते हुए कमरे से निकलकर सीधे ओकजू के बिस्तर में जा छुपती है। ओकजू धीरे से उसके पास आती है और किसी छोटे बच्चे की तरह उसे सहलाते हुए सुला देती है। अगली सुबह ओकजू बाकी नौकरों के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी एक नौकरानी ने मजाक में उसका एक जूता छुपा दिया। मजबूरी में ओकजू एक ही जूते में मालकिन के सामने पहुंची। आखिरकार हिडेको से उसका पहली बार आमना सामना हुआ। ओकजू ने उसे अपनी पुरानी मालकिन का सिफारिशी पत्र दिया। हिडेको के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने ओकजू से ही पत्र पढ़ने को कहा। पत्र जापानी में लिखा था और ओकजू को जापानी पढ़नी नहीं आती। वो पढ़ने का नाटक करते हुए बोली, मेरी मालकिन ने मेरी तारीफ ही की है, पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हिडेको ने उसे पढ़ने के लिए कहा। ओकजू दोबारा पढ़ने का नाटक करने लगती है, पर आखिरकार ओकजू सच बता देती है कि उसे जापानी नहीं आती। हिडेको हैरानी से पूछती है, क्या तुम्हें जापानी में कुछ भी पढ़ना नहीं आता? ओकजू झिझकते हुए सच बता देती है कि उसे जापानी बिल्कुल नहीं आती। तब हिडेको कहती है कि वो खुद उसे जापानी पढ़ना सिखाएगी। हिडेको शांत लेकिन सख्त लहजे में उससे कहती है, तुम जो चाहो करो, लेकिन मुझसे कभी झूठ मत बोलना। उसका मन हल्का करने के लिए हिडेको उसे अपनी माँ की फोटो दिखाती है और पूछती है, क्या मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ? ओकजू जवाब देती है कि फुजिवारा भी यही कहा करते हैं। ये सुनते ही हिडेको पूछती है, तुम फुजिवारा को जानती हो? लेकिन ओकजू तुरंत बात बदल देती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी हिडेको की नजर ओकजू के जूतों पर पड़ती है। वो पूछती है, तुम्हारे जूते? फिर अपनी जूतों की अलमारी खोलकर कहती है कि उसमें से जो पसंद हो वो चुन ले। इसी बीच हिडेको की पढ़ाई का समय हो जाता है। जाते जाते वो ओकजू से कहती है कि दोपहर में उसे लेने आ जाए। समय समझने के लिए वो अपनी घड़ी भी ओकजू को दे देती है। अब पूरे कमरे में ओकजू अकेली थी। मौका मिलते ही वो उत्सुकता से हर चीज को देखने लगती है। लेकिन तभी एक डिब्बे के अंदर उसे एक मोटी सी रस्सी दिखाई देती है। इतनी कीमती चीजों के बीच रस्सी देखकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। हालांकि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और समय होने पर हिडेको को लेने के लिए लाइब्रेरी वाले महल की ओर चल पड़ती है। ओकजू जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक विशाल लाइब्रेरी दिखाई देती है। यहाँ उसकी पहली मुलाकात महल के मालिक अंकल कोजुकी से होती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाली होती है, कोजुकी अचानक जोर से चिल्ला उठता है, सांप! सांप! ओकजू घबराकर नीचे देखती है, जहां एक सांप का पुतला रखा होता है। उसे असली समझकर वो डर के मारे पीछे हट जाती है। तभी हिडेको तुरंत उठकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी कोजुकी हिडेको से कहता है कि अपनी नई नौकरानी को अच्छी तरह समझा दे। फिर ओकजू को घूरते हुए वो कुछ दवाई खाने लगता है। बाहर आते ही हिडेको ओकजू से कहती है कि अंकल को अपने किताबों से बहुत लगाव है। वो उन्हें बचाने के लिए धूप तक अंदर नहीं आने देते और सोचते वक्त अपने पेन की नोक चाटने की अजीब आदत रखते हैं। अगले दिन वही नौकरानी जिसने ओकजू के जूते छिपाए थे, उन्हें वापस करने आती है और अपनी हरकत के लिए उससे माफी मांगती है। तभी एक नौकरानी आकर खबर देती है कि फुजिवारा आज महल आने वाले हैं। ये सुनकर ओकजू हिडेको को नहलाने और तैयार करने लगती है। नहाते समय हिडेको बताती है कि बचपन से ही उसका एक दांत बहुत नुकीला है, जो उसे अक्सर चुभता रहता है। तब ओकजू एक सिल्वर थिम्बल लेकर उसके बेहद करीब जाती है और बड़े प्यार से उस नुकीले दांत को घिसकर मुलायम करने लगती है। पानी की उस खामोशी में हिडेको के इतने करीब होना और उसे इतनी नजाकत से छूना ओकजू के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये वो पहला पल था जब हिडेको को किसी के छूने में कोई दर्द या डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। यहीं से दोनों के बीच एक अनकही और गहरी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसी बीच महल में फुजिवारा आता है। वो एक अमीर और पढ़े लिखे चित्रकार हैं, जो लेडी हिडेको को पेंटिंग सिखाने के लिए अक्सर महल आया करता है। आते ही फुजिवारा हिडेको से मिलने जाता है और उसकी पेंटिंग की पढ़ाई कैसी चल रही है ये पूछने लगता है। तभी उसकी नजर ओकजू पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर पूछता है, तुम अपनी मालकिन की अच्छी तरह देखभाल कर रही हो ना?
इस पर हिडेको खुद ओकजू की तारीफ करते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी नौकरानी चुनी है। ये सुनकर फुजिवारा खुश हो जाता है और इनाम के तौर पर ओकजू को एक सिक्का दे देता है और वहां से निकल चला जाता है। कुछ देर बाद फुजिवारा एक नौकरानी के हाथों हिडेको को संदेश भिजवाता है कि वो ओकजू को उसके पास भेज दे। हिडेको तुरंत हाँ कह देती है और ओकजू उससे मिलने चली जाती है। ओकजू के कमरे के अंदर पहुंचने के बाद वो दोनों दूसरी नौकरानी के जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो वहां से चली जाती है, ओकजू फुजिवारा से गुस्से में कहती है, तुमने मुझे नकली सिक्के से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दरअसल ओकजू कोई साधारण नौकरानी नहीं, बल्कि उसका असली नाम सूख ही है। वो चोरों के एक गिरोह में पली बढ़ी है। एक दिन फुजिवारा सूख ही और उसके साथियों से मिलने आता है। वहीं वो सबके सामने अपना एक प्लान बताता है। वो कहता है कि इस महल का मालिक कोजुकी असल में एक कोरियाई आदमी है जिसने जापानी अधिकारियों की मदद करके दौलत और रुतबा हासिल किया। बाद में उसने एक जापानी कुलीन परिवार में शादी की, जापानी नागरिकता ली और अपनी पत्नी का सरनेम अपनाकर खुद को कोजुकी कहलाने लगा। इसके बाद उसने एक विशाल महल बनवाया जिसे दुर्लभ किताबों और कीमती कलाकृतियों से भर दिया। वो जापान के अमीर लोगों को बुलाता है, उनके लिए किताबें पढ़वाता है और फिर उन्हीं नकली किताबों को असली बताकर उन्हें बेच देता है। इसी काम के लिए फुजिवारा ने खुद को एक जापानी काउंट और कलाकार बताकर कोजुकी का भरोसा जीत लिया ताकि उसे महल में आने जाने की खुली छूट मिल जाए और वो अपने असली मकसद के और करीब पहुंच सके। फुजिवारा बताता है कि हिडेको कोजुकी की पत्नी की बहन की बेटी है। माता पिता की मौत के बाद से वो इसी महल में रह रही है और करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। लेकिन कोजुकी खुद उसकी जायदाद हथियाने के लिए उससे शादी करना चाहता है। इसीलिए फुजिवारा उससे पहले हिडेको को अपने प्यार में फंसाकर जापान ले जाना चाहता है। उसका इरादा शादी के बाद हिडेको को पागल घोषित कर पागलखाने भेजने और उसकी पूरी जायदाद पर कब्जा करने का है। यही वजह है कि सूख ही को हिडेको की नौकरानी बनाकर यहाँ भेजा गया है। फुजिवारा चाहता है कि वो हिडेको के साथ रहकर उसका भरोसा जीते और धीरे धीरे उसे उसके प्यार में पड़ने के लिए तैयार करे। जब सूख ही हिडेको की दौलत के बारे में पूछती है तो फुजिवारा बताता है कि उसके पास करोड़ों की नकदी, बॉन्ड और कीमती गहने हैं। बदले में वो सूख ही को अच्छी खासी रकम और हिडेको के कपड़े गहने देने का वादा करता है। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए फुजिवारा सूख ही को एक जापानी नौकरानी की तरह तैयार करने लगता है। वो उसे जापानी तौर तरीके, बोलचाल और कपड़े पहनाने का ढंग सिखाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। साथ ही वो उसके लिए एक नकली जापानी सिफारिश पत्र भी तैयार करवाता है जिसे दिखाकर सूख ही आसानी से हिडेको की नौकरानी बन सके। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। फुजिवारा सूख ही को एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि वो हिडेको के सामने उसकी खूब तारीफ करे। सूख ही हिडेको को वो गिफ्ट बॉक्स देती है। उस बॉक्स में एक खत और नीलम की तरह चमकती खूबसूरत बालियां होती हैं। सूख ही फुजिवारा की खूब तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि फुजिवारा उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं। हिडेको बड़े ही भोलेपन से उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। सूख ही को लग रहा था कि उसका प्लान बिल्कुल सही जा रहा है और हिडेको उसके जाल में फंस रही है। लेकिन सूख ही ये नहीं जानती थी कि असली जाल तो किसी और ने बिछा रखा था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। रात के खाने पर हिडेको वही बालियां पहनकर आती है और बेहद खूबसूरत लग रही होती है। सूख ही उसे देखती रह जाती है। उस रात डिनर के बाद अचानक हिडेको के मन में एक ख्याल आता है। वो सूख ही को अपना एक गाउन पहनाती है, फिर वही बालियां भी पहना देती है। कुछ ही पलों में दोनों इतनी एक जैसी दिखने लगती हैं कि मानो सगी बहनें हों। यहीं से सूख ही के मन में उलझन पैदा होने लगती है। वो हिडेको को धोखा देने आई थी, लेकिन अब उसे हिडेको से लगाव होने लगा है। तभी बात बदलते हुए सूख ही पूछती है कि क्या वो सच में अपने अंकल से शादी करेगी। हिडेको बताती है कि अंकल को फ्रांस से कुछ महंगी किताबें खरीदनी है और इसीलिए वो उसकी दौलत हथियाना चाहते हैं। मौका देखकर सूख ही फुजिवारा का नाम बीच में लाती है और पूछती है कि क्या आपने कभी फुजिवारा या कोई और से शादी करने के बारे में सोचा है। ये सुनते ही हिडेको सख्त लहजे में उसे टोकती है और कहती है कि तुम एक नौकरानी होकर कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। अगले दिन हिडेको को किताबें पढ़ने नहीं जाना पड़ता क्योंकि फुजिवारा और अंकल कोजू की लाइब्रेरी में नकली किताबें बनाने में व्यस्त होते हैं। कुछ देर बाद वो हिडेको के साथ बाहर टहलने निकलती है। योजना के मुताबिक सूख ही हिडेको के सामने फुजिवारा की खूब तारीफ करती है और फिर उसे एक जगह बैठाकर मशरूम लेने चली जाती है। जैसे ही सूख ही वहां से जाती है, फुजिवारा भी ठीक वहीं पहुंच जाता है। जब सूख ही मशरूम लेकर वापस आती है तो देखती है कि हिडेको लौट चुकी है और फुजिवारा के साथ बैठी हुई है। ये देखकर उसे जलन होने लगती है। दरअसल फुजिवारा हिडेको को बहुत करीब से और कुछ अजीब तरीके से छू रहा होता है जो सूख ही को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने लाए हुए सारे मशरूम फेंक देती है। अगले दिन पेंटिंग क्लास के लिए फुजिवारा और हिडेको जंगल की ओर जाते हैं, जबकि सूख ही उनके पीछे पीछे चल रही होती है। तभी फुजिवारा उसे रंग लाने के बहाने वापस महल भेज देता है। सूख ही समझ जाती है कि फुजिवारा हिडेको के साथ अकेले रहना चाहता है, इसलिए वो दौड़कर रंग लेने जाती है ताकि जल्दी लौट सके। लेकिन जब वो वापस पहुंचती है तो फुजिवारा और हिडेको को एक दूसरे के बेहद करीब देखकर हैरान रह जाती है और वो घबराकर वहां से भाग जाती है। उस रात सूख ही सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में हिडेको का ही ख्याल घूम रहा होता है। वो खुद से कहती है कि उसे अमीर बनना है, दूर कहीं चले जाना है और सबसे जरूरी हिडेको के बारे में सोचना बंद करना है। लेकिन तभी हिडेको अपने कमरे से घंटी बजाकर उसे बुलाने लगती है। सूख ही अब भी गुस्से में होती है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि इस बार वो नहीं जाएगी, मगर हिडेको लगातार घंटी बजाती रहती है, यहां तक कि घंटी ही टूट जाती है। आखिरकार मजबूर होकर सूख ही उसके कमरे में चली जाती है। हिडेको सूख ही को अपने पास सोने के लिए कहती है। सूख ही चुपचाप उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद हिडेको उसे बताती है कि फुजिवारा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया है। वो जापान भागकर उससे शादी करना चाहता है, लेकिन हिडेको अभी भी फैसला नहीं कर पाई है। बातों बातों में हिडेको सूख ही से शादी के बाद की नजदीकियों के बारे में पूछती है। सूख ही पहले झिझकती है, लेकिन दोनों के बीच की ये बातचीत धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती हैं।
अगले दिन फुजिवारा फिर पेंटिंग क्लास के लिए आता है। पढ़ाते समय वो हिडेको को गलत तरीके से छूने लगता है। सूखी वहीं बैठी सब कुछ देख रही होती है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी फुजिवारा उसे एक सिक्का देकर बाहर जाने का इशारा करता है, लेकिन इस बार सूखी सिक्का वापस लौटा देती है और वहां से जाने से साफ इनकार कर देती है। बाद में फुजिवारा उसे अलग बुलाकर डांटने लगता है। वो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आज मेरा काम हो ही जाता। इस पर सूखी गुस्से में कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हिडेको को परेशान मत करो। उससे शादी करो और अपना प्लान पूरा करो। उस रात सूखी हिडेको को समझाती है कि उसे फुजिवारा के प्रस्ताव के लिए हाँ कह देनी चाहिए ताकि ये पूरा मामला जल्द खत्म हो सके। लेकिन तभी हिडेको उससे एक अजीब सवाल पूछती है, अगर मैं किसी और से प्यार करती हूं तब भी क्या मुझे फुजिवारा से शादी कर लेनी चाहिए? सूखी कुछ पल चुप रहती है, फिर उसे हाँ में जवाब दे देती है। ये सुनते ही हिडेको का चेहरा उतर जाता है। अगले ही पल वो गुस्से में सूखी को थप्पड़ मार देती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले ही दिन आखिरकार हिडेको फुजिवारा के प्रस्ताव के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि सूखी भी उसके साथ जापान जाएगी। फुजिवारा थोड़ी देर नाराज होने का नाटक करता है और फिर मान जाता है। उधर जिस दिन हिडेको का अंकल अपनी खदान पर जाता है, फुजिवारा भी जापान लौटने का दिखावा करता है, जबकि असल में वो पास ही छिपा रहता है। उस रात सूखी हिडेको को महल से चुपके से बाहर निकाल लाती है, जहां फुजिवारा पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। तीनों जापान पहुंचते हैं, जहां फुजिवारा और हिडेको पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वे एक सराय में ठहरते हैं। वहां सूखी हिडेको को उसकी शादी की पहली रात के लिए तैयार करती है। अगले दिन फुजिवारा योजना के मुताबिक सारे बॉन्ड और पैसे अपने कब्जे में ले लेता है। कुछ समय बाद पागल खाने के लोग वहां पहुंचते हैं। फुजिवारा सूखी को याद दिलाता है कि अब उसे क्या करना है। योजना के अनुसार सूखी गवाही देती है कि हिडेको मानसिक रूप से अस्थिर है। इसके बाद फुजिवारा हिडेको और सूखी को लेकर पागल खाने पहुंचता है। सूखी को पूरा यकीन होता है कि अब हिडेको को अंदर भर्ती किया जाएगा। वो हिडेको को आखिरी बार गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हिडेको उससे दूरी बना लेती है। सूखी अभी ये सब समझ ही रही होती है कि तभी पागल खाने के लोग अचानक उसे पकड़ लेते हैं। पागल खाने का डॉक्टर सूखी का स्वागत लेडी हिडेको कहकर करता है। पहले तो सूखी को लगता है कि कोई गलती हुई है, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का एहसास होने लगता है। वो बार बार डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करती है कि असली हिडेको उसके सामने खड़ी है, लेकिन फुजिवारा तुरंत कहता है कि सूखी अपनी कोरियाई आया के प्रभाव में खुद को नौकरानी समझने लगी है। इतना ही नहीं, हिडेको भी इस झूठ का साथ देती है। वो डॉक्टरों से कहती है कि उसकी मालकिन की मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी है और अब उसे इलाज की जरूरत है। तभी डॉक्टर उसे एक फोटो दिखाता है। सूखी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें हिडेको की मां की जगह उसकी अपनी तस्वीर लगी होती है और उसे ही लेडी हिडेको बताया जा रहा होता है। यही अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। अब तक हिडेको हमें एक बेबस लड़की लग रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो उतनी भोली नहीं थी जितनी दिखाई देती थी। और यहीं से कहानी हिडेको की नजरों से शुरू होती है। हिडेको के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी अंकल कोजुकी को सौंप दी गई। लेकिन कोजुकी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो किताबों का दीवाना होने के साथ साथ बेहद विकृत सोच वाला इंसान भी था। वो हिडेको को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता था। हिडेको ज्यादातर समय अपनी मौसी के साथ रहती थी। कोजुकी अपनी पत्नी से अपने अमीर मेहमानों के सामने अश्लील कहानियों वाली किताबें पढ़वाया करता था। अब कोजुकी अपनी पत्नी के साथ मिलकर हिडेको को किताबें पढ़ने की ट्रेनिंग देता है, और वो भी टॉर्चर के साथ, ताकि दोनों उन्हें पूरी फीलिंग के साथ पढ़ सकें। कोजुकी की यातनाएं और उस नरक जैसी जिंदगी आखिरकार उसकी मौसी से बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसकी मौसी चेरी के पेड़ से लटक कर जान दे देती है। इसके बाद कोजुकी अपनी पत्नी की जगह हिडेको को उन खौफनाक और अश्लील किताबों का पाठ करने के लिए मजबूर करने लगता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं था, ये एक भयानक मानसिक टॉर्चर था। हिडेको को आदमियों और औरतों की अलग अलग आवाजें निकालकर एकदम सटीक एक्सप्रेशन के साथ वो गंदी कहानियां पढ़नी होती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन कहानियों को और भी असली बनाने के लिए उसे लकड़ी के पुतलों का इस्तेमाल करके उन अमीर और विकृत मेहमानों के सामने वो सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता था। उस समय न टीवी था, न इंटरनेट, इसलिए वो अमीर जापानी संग्राहक कोजुकी की उस काली दुनिया में आते और हिडेको की आवाज और उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर उन कहानियों में पूरी तरह खो जाते थे। इसी दौरान हिडेको की मुलाकात फुजिवारा से होती है। वो पहले से ही कोजुकी के लिए दुर्लभ किताबों की हूबहू नकली प्रतियां तैयार करता था और इसी वजह से महल में उसकी अच्छी खासी पहुंच थी। एक रात फुजिवारा हिडेको से मिलने उसके कमरे तक पहुंच जाता है। उसे पता होता है कि हिडेको सो नहीं रही। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर साफ साफ बता देता है कि उसका इरादा उसे रिझाकर शादी करने का था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि हिडेको इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फांसेगी, तो वो उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखता है। फुजिवारा कहता है कि कोजुकी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि वो उससे शादी कर ले। शादी के बाद दोनों हिडेको की संपत्ति बांट लेंगे और हिडेको हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। लेकिन हिडेको इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। उसे यकीन होता है कि चाहे वो कहीं भी भाग जाए, कोजुकी उसे ढूंढ निकालेगा और उसी बेसमेंट में ले आएगा। महल का असली खौफ उसके कमरों में नहीं, बल्कि बेसमेंट यानी तहखाने में छिपा था। जब फुजिवारा उस तहखाने के बारे में पूछता है, तो हिडेको कांपते हुए उसे सच बताती है। कोजुकी ने उस बेसमेंट को एक खौफनाक टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। वहां पानी के एक बड़े से टैंक में एक विशाल ऑक्टोपस पाला गया था, जो इंसानों की आंतें तक निकाल सकता था। जो कोई भी कोजुकी की बात नहीं मानता, उसे उसी तहखाने में ले जाकर भयानक यातनाएं दी जाती थीं। हिडेको को पूरा शक है कि उसकी मौसी की मौत भी उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई गई, बल्कि कोजुकी ने ही उन्हें उस ऑक्टोपस वाले तहखाने में टॉर्चर करके मार डाला था। इसके बाद फुजिवारा उसे एक खास दवा के बारे में बताता है। कुछ बूंदें किसी को बेहोश कर सकती हैं, जबकि पूरी शीशी उसकी जान भी ले सकती है। तभी हिडेको एक प्लान बनाती है।
वो फुजिवारा से कहती है कि उसके लिए एक ऐसी नौकरानी लाए जो उससे मिलती जुलती हो। फिर सही समय आने पर वे दोनों अपनी पहचान बदल देंगे। नौकरानी को हिडेको बनाकर पागल खाने भेज दिया जाएगा, जबकि असली हिडेको आज़ाद हो जाएगी। और इसी योजना के तहत सूखी महल में लाई जाती है। वो सिफारिशी पत्र भी जो फुजिवारा सूखी को देता है, असल में हिडेको के लिए लिखा गया होता है। उसे जानबूझकर जापानी भाषा में रखा जाता है ताकि सूखी उसे पढ़ न सके। उस पत्र में सूखी के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। इसी पत्र में फुजिवारा हिडेको को यह भी समझाता है कि सूखी का इस्तेमाल कैसे करना है। वो लिखता है कि हिडेको को सूखी के सामने एकदम भोली, बेबस और डरी हुई लड़की बनने का नाटक करना है। उसे जानबूझकर सूखी को अपने करीब लाना है और उसका भरोसा जीतना है, ताकि सूखी इमोशनल होकर पूरी तरह से उनके बिछाए जाल में फांस जाए। लेकिन साथ रहते रहते ये झूठा खेल सच में बदलने लगता है। सूखी के साथ बिताए गए हर पल और उनके बीच बढ़ती नजदीकियों से हिडेको को एहसास हो जाता है कि सूखी भी उससे सचमुच प्यार करने लगी है। जिस रात दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आती हैं, उसके अगले ही दिन हिडेको इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने से इनकार कर देती है। उधर फुजिवारा उसे सूखी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। उस रात हिडेको सूखी के दिल की बात जानने के लिए उससे पूछती है, अगर मैं किसी और से प्यार करती हूं तब भी क्या मुझे फुजिवारा से शादी कर लेनी चाहिए? सूखी अंदर से खुद टूट रही होती है, लेकिन अपने ही बिछाए जाल और फुजिवारा के प्लान के दबाव में आकर वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। हिडेको को लगता है कि सूखी सिर्फ पैसों के लिए उसे फुजिवारा के पास धकेल रही है और उनके बीच का प्यार सिर्फ एक धोखा था। ये बात हिडेको को बुरी तरह तोड़ देती है। वो गुस्से में सूखी को थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उसी चेरी के पेड़ पर फांसी लगाने चली जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर सूखी उसे बचा लेती है। रोते हुए वो अपना सच बता देती है कि उसे सिर्फ हिडेको को फुजिवारा से शादी के लिए मनाने भेजा गया था। वो हिडेको से माफी मांगते हुए कहती है कि वो न अपनी जान दे और न ही उस कमीने फुजिवारा से शादी करे। तभी हिडेको पहली बार उसे उसके असली नाम से पुकारती है। वो पूछती है कि क्या उसे सचमुच उसकी चिंता होती है। सूखी बिना झिझक हाँ कह देती है। तब हिडेको भी स्वीकार करती है कि उसे भी सूखी की चिंता होती है। सूखी ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हिडेको को उसका असली नाम कैसे पता है। तब हिडेको उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि अब तक सूखी उसे धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि वो खुद शुरू से सूखी को धोखा दे रही थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। दोनों मिलकर फुजिवारा के प्लान को बदल देती हैं। सूखी अपने साथियों को चिट्ठी लिखकर बताती है कि अब वो हिडेको के साथ है और उसे उनकी मदद चाहिए। अग्रिम भुगतान के तौर पर वो सोने का कड़ा भी भेज देती है। भागने से पहले हिडेको सूखी को उस लाइब्रेरी में ले जाती है जहां उससे जबरदस्ती वे किताबें पढ़वाई जाती थीं। उन किताबों को देखकर सूखी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक एक करके किताबें फाड़ने लगती हैं। फिर दोनों मिलकर उन्हें पानी में भिगोकर पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं, ताकि कोजुकी फिर कभी किसी और को उसी यातना से न गुजार सके। अब प्लान के मुताबिक सूखी को पागल खाने भेज दिया जाता है, जबकि फुजिवारा को जरा भी शक नहीं होता कि उसके साथ खेल खेला जा चुका है। वो हिडेको से कहता है कि कुछ दिनों में अस्पताल से खबर आ जाएगी कि उसकी पत्नी लेडी फुजिवारा हिडेको मर चुकी है। इसके बाद हिडेको एक नई पहचान के साथ नाम सूखी बनकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सूखी के पुराने साथी पागल खाने में आग लगा देते हैं और उस अफरा तफरी के बीच उसे वहां से भगा ले जाते हैं। उधर सराय में हिडेको बिल्कुल वैसे ही पेश आती है जैसा फुजिवारा उम्मीद कर रहा था। वो शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर फुजिवारा के कमरे में जाती है। उसे जरा भी शक न हो, इसीलिए हिडेको उसके करीब जाती है और बड़ी ही चालाकी से अपने मुंह में शराब भरकर उसे किस करने के बहाने वही शराब पिला देती है। फुजिवारा हिडेको के प्यार के नशे में वो शराब पी लेता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। इसके बाद हिडेको सारे पैसे और बॉन्ड समेटती है और उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाती है। जल्द ही हिडेको और सूखी फिर से मिल जाती हैं। कोजुकी के आदमियों से बचने के लिए हिडेको लड़के का भेष बना लेती है। दोनों पोर्ट पहुंचकर अपनी टिकट बदलती हैं और शंघाई के लिए रवाना हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह जब फुजिवारा को होश आता है तो उसके सामने कोजुकी के आदमी होते हैं और वो उसे उसी खौफनाक तहखाने में ले जाते हैं। अब कोजुकी को पता चल चुका होता है कि फुजिवारा एक ठग है। वो फुजिवारा को भयानक यातनाएं देता है। आखिरी पल में फुजिवारा कोजुकी से एक सिगरेट पीने की मांग करता है। कोजुकी को पता नहीं होता कि उस खास सिगरेट में पारा यानी मरकरी मिला हुआ है। सिगरेट जलते ही पूरे कमरे में जहरीला धुआं भर जाता है। कुछ ही देर में दोनों की हालत बिगड़ने लगती है और तड़प तड़प कर दोनों वहीं मारे जाते हैं। दूसरी तरफ शंघाई जाने वाले जहाज पर हिडेको और सूखी एक साथ खड़ी होती हैं। वो उन चीजों को समुद्र में फेंक देती हैं जो कोजुकी के टॉर्चर की याद दिलाती थीं। वर्षों की यातना, झूठ और साजिशों के बाद आखिरकार हिडेको को वो आज़ादी मिल जाती है जिसके लिए वे लड़ रही थीं। शायद इसीलिए कहते हैं, सच्चा प्यार किसी इंसान को कैद नहीं करता बल्कि उसे आज़ाद कर देता है। डायरेक्टर पार्क चैन वूक ने इस फिल्म के जरिए दिखाया कि लालच, झूठ और ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आखिर में जीत उसी की होती है जो आज़ादी और अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ता है। शायद यही वजह है कि द हैंडमेडन को आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में गिना जाता है। अगर आपको भी ऐसी दिमाग घुमा देने वाली और शानदार फिल्मों की पूरी कहानी पसंद है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी क्रंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प और खौफनाक मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिलती रहें।